हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और कुछ मॉडल क्वेश्चंस के बारे में। हम लोगों की ये सीरीज आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी सीएचएसएल को टारगेटेड है और इसी में हम लोग देखेंगे अपना आज अगली शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो देखिए, आज जो हम शिफ्ट डिस्कस करेंगे वो है 29 में 2016 की शिफ्ट 2 और इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में और कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं और क्या लेवल है क्वेश्चंस पूछे जाने का। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हमें उन क्वेश्चंस के साथ डील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। हमारा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था का आदेश किसने दिया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और देखिए, अगर जलियांवाला बाग मैसेकर की हम लोग बात करें तो हमें जैसा याद होगा कि रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था उसका विरोध करने के लिए सभा आई हुई थी, लेकिन बहुत सारे लोग उस दिन बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था और सिख कम्युनिटी के लोग इसको मनाने आए हुए थे और उन लोगों को ये नहीं पता था कि यहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध भी चल रहा है। और इसका फायदा उठाते हुए जो माइकल ओ डायर थे, जो उस समय वहां के जनरल थे, जनरल माइकल ओ डायर जो थे, इन्होंने, वो कमांडिंग ऑफिसर थे और इन्होंने जलियांवाला बाग में क्या किया था, सारे गेट को बंद करवा दिया और फ्री हैंड शूटिंग करवा दी। तो तकरीबन 10-15 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रही थी और कहा जाता है कोई नहीं बचा था। जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी उसमें लगभग 350 से ज्यादा लोगों के मरने की रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन जो कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई थी उसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर सामने आई थी। देखिए, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि असली कमांडिंग ऑफिसर जो थे वो जनरल माइकल ओ डायर थे। ठीक है, माइकल ओ, दो लोगों का नाम सामने आता है, एक जनरल माइकल ओ डायर का और एक है रेजिनाल्ड डायर। तो इन दो लोगों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली जो माइकल ओ डायर हैं ये उस समय जो पंजाब प्रोविंस था उसके गवर्नर थे और ये रेजिनाल्ड डायर जो हैं ये कमांडिंग ऑफिसर थे। ठीक है, तो जो गोली चलाने का आदेश था वो इन्होंने दिया था और इस काम की प्रशंसा अगर पूछे तो माइकल ओ डायर ने प्रशंसा की थी। तो जो गोली चलाने का आदेश जो इसमें पूछा गया है वो इन्हीं का था, रेजिनाल्ड डायर का। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, हमारा जो ए ऑप्शन है कर्नल रेजिनाल्ड डायर वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, इसमें एक न्यूज़पेपर है द मॉर्निंग पोस्ट और द मॉर्निंग पोस्ट जो है उसने लगभग $26,000 की धनराशि इकट्ठा की थी और इनको सम्मान के रूप में दी थी। ठीक है, और देखिए एक चीज और, इससे 1940 में जो ऊधम सिंह थे वो जाकर लंदन में इनको उन्होंने मारा था, एक तरीके से बदला लिया था। तो ये सारे फैक्ट इससे जुड़े हुए हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का। इसमें पूछा गया है कि जो रामखेलिया है वो किस एक राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, अगर रामखेलिया की बात करें तो ये बिहार का लोक नृत्य है। याद रखिएगा, ये बिहार राज्य का लोक नृत्य है और बिहार से जुड़ी और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ की अगर पेंटिंग की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग यहाँ की बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। चलिए, तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? सी, यानी बिहार राज्य का है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्सरे किरणों की खोज की थी। ठीक है, हमें यह बताना है कि हु वाज द, किसने एक्सरे को डिस्कवर किया था। तो देखिए, अगर एक्सरे की हम लोग बात करें तो एक्सरे को डिस्कवर करने वाले कौन थे भाई? रॉन्टजन थे। ठीक है, WC रॉन्टजन थे। एक्सरे को खोजने वाले। देखिए,
इन्होंने एक्सरे की जब डिस्कवरी की तो बहुत ही एकदम मतलब वो कहते हैं ना एक्सीडेंटली हो गया था। एक्चुअली जो रोंटगन महोदय हैं वो कर क्या रहे थे, ये रेडियो धर्मिता पर खोज कर रहे थे, माने रेडियो एक्टिविटी पर खोज कर रहे थे। ठीक है, जैसे हमारा जो यूरेनियम सब्सटेंस है या जो सब्सटेंस है, तो इनकी रेडियो एक्टिव पर वो अध्ययन कर रहे थे। और ये करते क्या थे एक्चुअली, काफी देर रात तक अध्ययन करते रहते थे। उसके बाद जो मेटल होता था यानी जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड होता था उसको अपने ड्रॉवर में रख देते थे और ड्रॉवर में ही शीट वगैरह सब रख देते थे और सोने चले जाते थे। ठीक है, उसी में ग्लास प्लेट भी रख देते, सारी चीजें अपने ड्रॉवर जो खींचने वाला होता है उसमें रख देते थे और सोने चले जाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि वो जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि वो जो ग्लास शीट है उस पर कोई आकृति उभरी हुई है। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि ये आकृति इस पर बन क्यों रही है, और इस चीज के लिए वो काफी उत्सुक हो गए कि भाई आखिर इसकी वजह क्या है। और इसकी वजह जानने के लिए उन्होंने एक स्क्रीन को पीछे रखा और बहुत वृहद तरीके से अध्ययन करना शुरू कर दिया रेडियो एक्टिव कंपाउंड पर। फिर उन्होंने देखा कि सबसे पहले अपना हाथ रखकर देखा स्क्रीन पर, और देखते क्या है कि हाथ की जो एक्सरे, थोड़ी बहुत धुंधली एक्सरे जो है वो स्क्रीन पर छप जाती है। तो उन्हें ये तो पता था कि हमने कोई एक किरणें ऐसी ढूंढ ली हैं जिनका सीधा सीधा संबंध रेडियो एक्टिव मेटल से है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये एक्सरे किरणें हैं। और ये एक्सरे किरणें उन्होंने पहली बार एक्सीडेंटली ढूंढी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब ज्यादा अध्ययन हुआ तो हमें पता चला कि ये हाई वेवलेंथ की जो किरणें हैं, एक्सरे किरणें, ये एक्सरे किरणें जो हर एक मटेरियल से चली जाती हैं, गुजर जाती हैं। हाँ, अगर मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा हो तो ये ऑब्स्ट्रक्ट भी होती हैं। इसीलिए अगर देखा जाए कि हम कहीं का एक्सरे लेते हैं तो हमारी बोन्स की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, तो वो एक्सरे को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, और जो मांस होती है उसकी डेंसिटी कम होती है तो वहां से एक्सरे आसानी से गुजर जाती हैं। तो इस वजह से हमारे मांस के आर पार तो गुजर जाती हैं, उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, लेकिन हड्डियां जो होती हैं उनमें डेंसिटी की वजह से अवशोषित हो जाती है एक्सरे किरणें, और फिर हम देखते हैं कि हड्डियों का ढांचा स्क्रीन पर बन जाता है। तो ये थी बात डिस्कवरी की कि एक्सरे की खोज कैसे हुई, और इसको खोजने वाले थे WC रोंटगन महोदय, जिनका नाम है विल्हेम कॉनरेड रोंटगन। तो एक्सरे को खोजने की बात कही है तो याद रखिएगा कि एक्सरे को WC रोंटगन ने खोजा था, और हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। और अगर हम मैरी क्यूरी की बात करें तो आपको पता होगा कि मैडम क्यूरी ने क्या खोजा था, रेडियम की खोज की थी। ठीक है, और देखिए रोंटगन को ही सम्मान देने के लिए जो कंपाउंड नंबर 111 है पीरियडिक टेबल में, कंपाउंड नंबर 111, उसको रोंटजेनियम के नाम से कर दिया गया है इनको सम्मान देने के लिए। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई एक्सरे की। आगे हम लोग देखते हैं कि साइंस में एकदम ऐसे ही बहुत आसान से क्वेश्चन पूछता है, और अगर हम लोग थोड़ा सा अपना सेंस इस्तेमाल करें तो उसको आसानी से आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, इस यमनी पत्रकार ने, देखिए इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करें नोबेल पुरस्कार की तो हमारा जो पहला आंसर है लिमा बोविज जी, नहीं ये नहीं है, और तवाकुल करमान ये भी नहीं है। अगर हम लोग बात करें एलन सरलीफ की तो ये जरूर है, एलन सरलीफ जो है हमारी, देखिए एलन सरलीफ जो है, ठीक है, अगर इनकी हम लोग बात करें एलन सरलीफ की तो ये दूसरी महिला है, पहली यामिनी महिला और दूसरी सेकंड मुस्लिम वुमेन टू विन अ नोबेल जीतने वाली दूसरी मुस्लिम महिला और पहली यामिनी महिला एलन सरलीफ। तो इसलिए अगर हम देखें तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया। तो देखिए बहुत आसान है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि अगर देखा जाए ओलंपिक में महिलाएं बहुत सारे गेम में अपना देखती हैं, और अगर हम लोग यहां से देखें तो 2012 में अगर देखा जाए तो 2012 में देखिए अगर ओलंपिक की हम लोग बात करें
ठीक है। अगर हम लोग ओलंपिक की बात करें तो 2012 में इसमें वुमेन्स बॉक्सिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था और 2012 ही वो वर्ष था जब महिलाओं ने सभी ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2012, विच इज आंसर बी। तो इसमें हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का कारक नहीं है। ठीक है, इसमें यह बात आप याद रखिएगा कि क्या पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है या है पूछ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं है और है में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात को एकदम क्लियर कट आप रखिएगा। ठीक है, तो अगर यहां पर देखा जाए तो समुद्र जल प्रदूषण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम घर कचरे की बात करें तो जो हमारा घर का कचरा है, ठीक है, घर का जो कचरा है वो समुद्र में, भाई घर का कचरा है, जाहिर सी बात है आप घर का कचरा समंदर में तो फेंकने जाएंगे नहीं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तेल फैलना यानी ऑयल स्पिलिंग की, तो यह एक समुद्र का कारक है। और मछली पकड़ना भी एक समुद्री पॉल्यूशन का कारक है, क्योंकि ये मरीन इकोसिस्टम को प्रभावित करता है, यानी जलीय पारिस्थितिकी को ये प्रभावित करता है, इसलिए ये भी एक कारण है। और अगर समुद्री डंपिंग की बात करें तो समंदर में कूड़े को ले जाकर डंप करना, तो ये तो एक बहुत बड़ा कारक ही है। तो अगर यहां से हम लोग देखें तो घर का कचरा जो है यही एक ऐसा विकल्प है जिससे हमें पता चलता है कि समंदर का पॉल्यूशन ये नहीं फैलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आधुनिक प्रिंटर की अगर छपाई को हम लोग बात करें तो उसकी छपाई किसमें मापी जाती। देखिए भाई, प्रिंटर की छपाई है, उसकी स्पीड जिसे हम लोग कहते हैं कि प्रिंटर की स्पीड या छपाई किसमें मापी जाती, तो ये होता है हमारा कि कितने पेज पर मिनट वो छाप रहा है, यही उसकी स्पीड होती है। भाई जाहिर सी बात है, प्रिंटर का इस्तेमाल हम लोग छापने के लिए करते हैं, कितने पेज वो पर मिनट छाप रहा है, जितने ज्यादा पेज छापेगा उतनी अच्छी उसकी स्पीड होगी। ठीक है, और इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं और अपने जरूरत के हिसाब से प्रिंटर लेते हैं। तो अगर यहां पर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, पेजेस पर मिनट। ठीक है, इसको पीपीएम भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो को यह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्र करना है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें कि प्लूटो से डाटा को इकट्ठा करना है, और स्टडी करना है, तो देखिए कैसनी, आपको पता होगा कि अगर हम कैसनी की बात करें तो कैसनी तो शनि ग्रह से संबंधित है, ये शनि ग्रह के अध्ययन के लिए छोड़ा गया था, तो ये तो हो नहीं सकता। न्यू प्लैनेट्स मिशन भी नहीं हो सकता, और यूरोपा तो खुद ही एक चंद्रमा है, तो यूरोपा तो हो ही नहीं सकता। इसमें जो बचता है वो बचता है एक न्यू होराइजन। तो जो न्यू होराइजन मिशन है, एक्चुअली उसको लॉन्च ही किया गया था कि सोलर सिस्टम का जो होराइजन है, यानी जहां सोलर सिस्टम खत्म होता है वहां पर पहुंचकर और अध्ययन करना, यानी क्यूपर बेल्ट के आसपास पहुंचकर अध्ययन करना। तो ये जो है ये प्लूटो के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ था, और इसको देखिए 14 जुलाई 2015 को छोड़ा गया था। तो ये बहुत सही आंसर है। और हमारी करंट अफेयर की सीरीज में आपको ये कौन कौन से नए स्पेसक्राफ्ट हैं और कौन कौन से मिशन छोड़े गए हैं, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो हमारा करंट अफेयर्स का जो वीडियो होगा उसको आप लोग देखते रहिएगा और ट्यून करते रहिएगा हमारे चैनल स्टडी रूफ को। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। और हाँ, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी रूफ को, और मुझे भी आप ट्विटर पर सर्च कर सकते हैं आलोक दीक्षित मी, मैं वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन दे दिया करूंगा।
चलिए देखते हैं, तो यहां पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, न्यू होराइजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। देखिए, जीवों में पर्यावरण के बीच को अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भाई देखिए, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें यह कहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और यूनिसेल्यूलर जो बैक्टीरिया होती है, इनके अध्ययन को, इनके इकोसिस्टम के अध्ययन, इन सब को मिलाकर जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाता है? बस ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, इसको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। लेकिन आइए और जो विकल्प दिए गए हैं उन पर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। देखिए, तो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी जो होता है वो बायोटिक कंपोनेंट का अबायोटिक कंपोनेंट के साथ अध्ययन, ये हमारा कहलाता है इकोलॉजी। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म का अनदर फिजिकल सराउंडिंग के साथ, हम लोग कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का उसके फिजिकल सराउंडिंग के साथ क्या फंक्शंस हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और पूरी उसकी स्टडी जो होती है उसको इकोलॉजी कहते हैं। और देखिए भाई, इकोलॉजी को सबसे पहले 1866 में अर्नेस्ट हैक्कल ने टर्म को दिया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना ही चाहिए। ये कई बार सीटेट और यूपीटेट के क्वेश्चंस में और एसएससी के क्वेश्चंस में पूछा गया है। आरआरबी में तो नहीं पूछा गया, लेकिन एसएससी और सीटेट यूपीटेट में पूछा गया, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इटाइमोलॉजी क्या है भाई। तो इटाइमोलॉजी देखिए, ये स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग देखें ऑरिएंटोलॉजी, तो ऑरिएंटोलॉजी भाई हमारा स्टडी ऑफ बर्ड्स है, यानी पक्षियों के बारे में अध्ययन करने को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और ऑन्कोलॉजी की अगर हम बात करें तो ऑन्कोलॉजी होता है कैंसर से रिलेटेड स्टडी को, तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं उसको। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। अगर अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो इसमें पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको पता होगा, देखिए मेम भी इसके बहुत बन रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो देखिए, इसको पावर हाउस ऑफ अ सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ अ सेल। और देखिए, ये अगर बात करें युक्त कोशिका में, तो युक्त कोशिका में भी पाया जाता है, मांसपेशी कोशिका में उनमें भी पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें तो आरबीसीज में ये नहीं पाया जाता। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल्स में ये नहीं पाया जाता है। तो रेड ब्लड सेल्स जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियाज आर नॉट फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स। तो हमारा अगर आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, और एक इसमें दिया हुआ है, एक बी में दिया हुआ है, तो इसलिए बी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, जो कि ए है। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरंभिक कंप्यूटर नहीं है? इसमें हमें यह बताना है आरंभिक कंप्यूटर नहीं है, और इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प देखिए कौन कौन से दिए हुए हैं। तो एक तो है हमारा एटलस, तो एटलस तो है नहीं भाई, क्योंकि एटलस प्रारंभिक कंप्यूटर है। एटलस को खड़ा किया गया था, वो प्रारंभिक कंप्यूटर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लियो की। तो देखिए, अगर लियो की बात हम लोग करें तो लियो क्या होता है, लायंस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, लायंस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, तो ये भी एक प्रारंभिक कंप्यूटर है। उसके बाद अगर हम लोग अगला विकल्प देखें तो उसके बाद आता लिंक। लिंक की देखिए अगर हम लोग बात करें तो लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर है, ये लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर है ये। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारा सिर्फ एनैक जो है
वही एक क्वेश्चन हमारा बचता है इनैक, और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने डिस्कस किया आज की इस शिफ्ट के बारे में, और अगले जो आने वाले वीडियोस होंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जितनी भी शिफ्ट में पुराने क्वेश्चंस आए हैं पूछे गए उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस और पूरी हम लोग 100 डे का जो क्रैश कोर्स लेके चल रहे हैं उसकी अच्छे से तैयारी कराई जा सके और आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।